सो लीनियर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 1 हो चुका है। एक घंटे की वीडियो और एक शायद आधे घंटे के, आधे घंटे की भी नहीं है, 20 मिनट की होगी, तो मैक्स 1.5 घंटे में चैप्टर 1 हो जाएगा आपका। एंड चैप्टर नंबर 2 डायमेंशंस, बेसिस एंड डायमेंशंस। तो 2 एक्सरसाइज करा चुकी हूँ, पिछली 1 घंटे की वीडियो ही थी, बस देख लेना उसको। नेक्स्ट बिगिन करते हैं बाकी की 2 एक्सरसाइजेस चैप्टर नंबर 2 की। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। और बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली आ जाती है एग्ज़ाम में 1 नंबर 2 नंबर जो लास्ट में आता है 5th यूनिट उसमें आ जाता है। तो अगर मैं बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस की बात करूँ तो वो क्या होता है, सी अगर मैं बोलूँ VF एक वेक्टर स्पेस है, एक मैं S ले लूँ एक सबसेट इस V का, S बेसिकली V का सबसेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं V1 V2 से Vn तक। और मैं बोलूँगी जो ये S है ये इस V का बेसिस है, कब? जब पहला पॉइंट V1 V2 से Vn तक ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, और दूसरा जब V1 V2 और Vn यानी कि जो S सेट है बेसिकली वो क्या करे, वो स्पैन करे V को, इट स्पैन्स V, S स्पैन्स V। यानी कि S स्पैन्स V का मतलब क्या है कि मैं V के हर एक एलिमेंट को S के जो एलिमेंट्स हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सिंपल। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो S क्या है, वो V का बेसिस है। Let's look at the example. Recording हो रही है ना? Yeah. Let's look at the example. Example वेक्टर स्पेस में लूँ x, y फॉर्म के इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे जो x, y है वो बिलोंग करता है रियल नंबर, और मैं S एक सेट लूँ एग्जाम्पल एलिमेंट जिसमें है 1, 0 और एक एलिमेंट है 0, 1। ठीक है। अब x, y V का मैंने एक एलिमेंट उठाया, उसको मैं बेसिकली S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूँगा। यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये क्या आएगा, a प्लस में b इंटू में 0 तो 0, a इंटू में 0 इज 0 प्लस में b, ये इस तरीके से आएगा। और अब मैं इसको कंपेयर करूँ दोनों साइड तो a की वैल्यू आ गई x और b की वैल्यू आ गई y, मतलब x की वैल्यू आ गई a, b की वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई b। तो यानी कि अब हर एक VF के हर एक एलिमेंट को अगर मैं उठाती हूँ उसका मतलब मैं उसको S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो S सेट है वो क्या करता है, वो V वेक्टर को स्पैन करता है, V वेक्टर को वो स्पैन करता है। सिंपल। अब हमें दिखाना है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, वेक्टर्स। अब देखो मैंने ये करा है बेसिकली, ये प्लस में मतलब जो वेक्टर्स है ना, ये जो वेक्टर्स हैं, ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। इसका मतलब अगर मैं इन वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूं और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 करूं तो a इक्वल टू b शुड बी 0, यानी कि सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, सारे के सारे स्केलर 0 होंगे, तो जो वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब देखो इसको करते हैं, a1 ज़ा a प्लस में b0 0 कॉमा 0 इंटू a इंटू 0 0 प्लस में b इंटू 1 0 इक्वल्स टू 0, 0 कंपेयर करेंगे तो a भी 0 आ जाएगा, b भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो S सेट के जो वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि S सेट के वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और S सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप V के वेक्टर्स को लिख सकते हो, V के एलिमेंट्स को लिख सकते हो, तो जो S है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी द बेसिस ऑफ V। ठीक है, S इज द बेसिस ऑफ V। इज द पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब एक चीज हो, बेसिस क्या यूनिक होंगे? नहीं, बेसिस जरूरी नहीं है बेसिस यूनिक हो, क्योंकि जब लीनियर कॉम्बिनेशंस यूनिक नहीं हो सकते तो बेसिस कैसे यूनिक हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझाती हूँ ये चीज कैसे। देखो अगर V है,
उसके अंदर एलिमेंट है मान लो एक्स वाई कमा जेड, ठीक है। अब अगर मैं एस लूँ एक, उसके अंदर एलिमेंट मैं लेती हूँ 1,0 और 0,1, और मैं लेती हूँ एस एक और लेती हूँ 1,0,0 और इसमें 0,1,0 एंड 0,0,1। तो ये एस जो है ये बेसिकली बेसिस हैं डी के दोनों, और इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। ये जो लिखी है मैंने स्टैंडर्ड बेसिस की, एक एलिमेंट जीरो दूसरा मतलब एक एलिमेंट वन दूसरा जीरो। अब ये वाला एलिमेंट वन दूसरा जीरो, इसमें पहला एलिमेंट वन बाकी सारे जीरो, दूसरा एलिमेंट वन बाकी सारे जीरो, तीसरा एलिमेंट वन बाकी सारे जीरो। इनको हम बोलते हैं नेचुरल या स्टैंडर्ड बेसिस। नेचुरल या स्टैंडर्ड बेसिस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है ऑर्डर्ड बेसिस की। एज सच इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट पता होनी चाहिए ऑर्डर्ड बेसिस क्या होते हैं। या सो ऑर्डर्ड बेसिस बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। एक वेक्टर स्पेस है, मान लो वेक्टर वी ओवर द फील्ड एफ, उसका एक बेसिस है एस, यानी कि वो उसके सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और v के हर एक वेक्टर को मैं s के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकूं, तो s जो है वो v का बेसिस है। अब इस बेसिस को यानी कि s को मैं ऑर्डर्ड बेसिस कब बोलूँगी, जब हम बेसिकली उसके सारे के सारे वेक्टर्स को किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख दें, किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख दे। जैसे एक पिछली थ्योरम में हमने देखा था कि भाई ये एक अगर सेट है, इसमें यहाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट लीनियरली मतलब ऐसे वेक्टर्स कहीं भी लिखे, लेकिन अगर मैं सारे वेक्टर्स को मान लो एक भी पहले सारे लीनियर वेक्टर्स लिखूँ, लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले वेक्टर्स लिखूँ और फिर मैं डिपेंडेंट वाले वेक्टर्स लिखूँ, तो बेसिकली ये एक ऑर्डर तरीके से मैंने वेक्टर्स को लिख दिया किसी बेसिस के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड बेसिस। उसके बाद जो नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर रिलेटेड टू द बेसिस। इसमें क्या है, मान लो अगर मैं बी ले हुए v1 v2 चलते चलते vn तक, ये एक ऑर्डर्ड बेसिस है एक वेक्टर स्पेस v ओवर द फील्ड f का। तो अगर मैं एक v एलिमेंट लूँ, एक वेक्टर लूँ v बेसिकली v में से, उसको अगर मैं इस तरह से लिखूँ v इज इक्वल्स टू a1 v1, यानी कि b सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर उसको मैं लिखूँ an, ये वेक्टर्स हैं बेसिकली स्केलर्स हैं जो ये a1 a2 और an, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ v। इसको हम क्या इनको हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ v। ये सारे v के कोऑर्डिनेट्स हैं रिलेटेड टू द बेसिस ऑफ b, ठीक है। इसको बोल सकते हैं b कोऑर्डिनेट्स ऑफ v, b कोऑर्डिनेट्स ऑफ v, यानी कि मतलब एक एलिमेंट मैंने वेक्टर स्पेस में से उठाया, उसको मैंने किसी और एक मतलब किसी और एक बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, ठीक है। मतलब b बेसिस है बेसिकली, ऑर्डर्ड बेसिस है इसका, इस वेक्टर स्पेस v का। तो v से एक एलिमेंट उठाया और उसको मैंने b के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, तो ये स्केलर्स आए, इसको हम बोलेंगे b कोऑर्डिनेट्स ऑफ v या कोऑर्डिनेट्स ऑफ v रिलेटेड टू द बेसिस ऑफ b या द ऑर्डर्ड एन टपल इज कॉल्ड। तो ये ऑर्डर्ड एन टपल जो आया ना बेसिकली, ये जो आया a1 a2 एन टपल, यानी कि इसमें n एलिमेंट्स है, राइट। एन टपल का बेसिकली एलिमेंट है ये, तो ऑर्डर्ड है वो भी, तो इसको हम बोलेंगे b कोऑर्डिनेट एन टपल ऑफ v, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, सिंपल डेफिनेशन है, समझ में आना चाहिए कि अगर ये कहीं वर्ड लिखा है तो इसका मतलब क्या है। जस्ट सी, अगर मैं एक v लेती हूँ, इसके अंदर सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक v ले हूँ सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, और जिन पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो बेसिकली क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो मतलब देखो, अब अगर मैं एक पॉलिनोमियल बनाऊँ तो मुझे क्या क्या एलिमेंट चाहिए, मैं अगर एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाऊँ तो मेरे को क्या एलिमेंट्स चाहिए होंगे, 3 डिग्री मतलब 3 डिग्री के कम का पॉलिनोमियल बनाने के लिए या 3 डिग्री के इक्वल पॉलिनोमियल बनाने के लिए मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए, 1 चाहिए होगा, x चाहिए होगा, x स्क्वायर चाहिए होगा, x क्यूब चाहिए होगा, राइट। इनकी पॉलिनोमियल क्या होता है, a नॉट एक्स की पावर नॉट प्लस a1 एक्स की पावर,
A2 x की पावर 2 प्लस A3 x की पावर 3, ये तो चाहिए होगा। तो x की पावर 3 एक्स स्क्वायर एंड x, ये तो चाहिए ही। साथ में एक कांस्टेंट चाहिए, तो ये एक 3 डिग्री का है, 3 डिग्री से कम के पॉलिनॉमियल बनेगा। मतलब 3 डिग्री है, 3 डिग्री से कम के पॉलिनॉमियल बनाने के लिए मेरे को ये एलिमेंट्स चाहिए होंगे, है ना। तो ये बेसिस हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी तो इन्हीं से बनेगा। कैसे? 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू में एक्स प्लस 1 इंटू में माइनस 1, ये एलिमेंट से ही तो मैंने ये बनाया। तो जो ये आए हैं आपके 0 1 0 और माइनस 1, ये कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एस बेसिस। ये जो एस है ना, बेसिस है, तो विद रिस्पेक्ट टू एस बेसिस ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। कोऑर्डिनेट्स हमेशा विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर बेसिस होंगे, यानी कि आप कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करोगे तो समझ में आया क्या? हमने वी क्या लिया है, एक बेसिकली एक वेक्टर स्पेस लिया है। एस हमने लिया है उसका ऑर्डर्ड बेसिस, यानी कि जो एस के अंदर जो ये एलिमेंट्स हैं वो किसी बेसिकली एक उसमें अरेंज है सीक्वेंस में। देखो पावर इंक्रीज हो रही है एक्स की, तो इस सीक्वेंस में अरेंज है ऑर्डर्ड बेसिस। तो अगर मैं बेसिकली किसी पॉलिनोमियल को यानी कि v का एक एलिमेंट उठाऊं, उसको इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूं, तो जो ये वेक्टर जो ये स्केलर्स आएंगे, जो ये स्केलर्स हैं उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू द एस बेसिस। तो कोऑर्डिनेट्स हमेशा किसी ना किसी बेसिस, पर्टिकुलर बेसिस के रेस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट में होगा। इज द पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट है हमारी थ्योरम 2.11। बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से देखो। क्या है इसमें? इसने आपको एक एस दे रखा है, जिसके अंदर बेसिकली एलिमेंट है v1 v2 से vn तक, और ये बेसिस है v ऑफ f का। तो हर एक एवरी एलिमेंट ऑफ v कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड कन्वर्स, ये प्रूव करना है। तो पहले हम क्या लेके चलते हैं? हम लेके चलते हैं कि भाई s जो है वो बेसिस है, और बेसिस की डेफिनेशन से v का हर एक एलिमेंट हम बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मैं v को किस तरह से लिख सकती हूँ? a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस में an vn तक। ऑल्सो बेसिस जो है ज़रूरी नहीं है वो यूनिक हो, बेसिस किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ये v1 प्लस में b2 v2 प्लस में चलते चलते bn vn। अब हमें क्या दिखाना है बेसिकली कि यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं अब सिर्फ। तो यानी कि मैं a1 इक्वल टू b1 दिखा दूँ, a2 इक्वल टू b2 दिखा दूँ, सिमिलरली an इक्वल टू bn दिखा दूँ, तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, b को इसको सेकंड इक्वेशन को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। ये इक्वेशन 1 ले ली, ये 2 ले ली। अब मैं कर देती हूँ 2 - 1। कॉपी में सॉल्व करो, 2 - 1 करोगे तो वहाँ से आपके पास ये जो आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 0 इक्वल टू a1 माइनस b1 इंटू में v1 प्लस चलते चलते आ जाएगा an माइनस में bn इंटू में vn। इनको मैं पुट कर देती हूँ क्या? 0, क्योंकि ये बेसिस है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जो वेक्टर्स हैं ये आपके सॉरी स्केलर्स जो हैं ये 0 होंगे। तो यहाँ से a1 इक्वल टू bn, फिर a2 इक्वल टू b2 एंड सिमिलरली an इक्वल टू bn आ जाएगा। तो ये सारे हो गए, यही तो प्रूव करना था। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका कन्वर्स पार्ट। तो कन्वर्स में हम क्या करेंगे? इसमें कन्वर्स में बेसिकली आपको दे रखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ v, यानी कि v के हर एक एलिमेंट को आप s के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, s के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। अब आपको क्या दिखाना है? आपको ये दिखाना है कि जो s है वो बेसिस है इसका v का। ठीक है, तो देखो और ये भी बोल रखा है कि भाई देखो आप क्या बोला है इसने, v है एक वेक्टर स्पेस, उसका एक एलिमेंट है v, यानी कि उसके हर एक एलिमेंट को आप s के बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, और भी यूनिक तरीके से लिख सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। मैंने ना, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि पिछली बार जो जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने जब ये लिखा v इक्वल्स टू a1 v1 और v इक्वल्स टू b1 v1, तो मैं ये दो क्यों लिखे हमने? इसलिए लिखे हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन हम बहुत सारे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने शायद बेसिस वर्ड बोल दिया वहाँ पे, ध्यान रखना। मतलब मैंने शायद बोल दिया कि बेसिस हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। मैंने कुछ बोला वहाँ पे गलत मुझे ऐसा लग रहा है, बट देख लेना जो इससे पहले जो भी जिस कन्वर्ट से पहला जो पार्ट कराया उसमें जब ये लिखा था ना v इक्वल टू a1 v1 प्लस में a2 v2 से लेके an vn तक, सिमिलरली v इक्वल टू b1 v1 प्लस b2 v2 से लेके bn vn तक, क्यों लिखा है? ये लीनियर कॉम्बिनेशन हम बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं एक वेक्टर का। ठीक है, यहाँ देखो तो हमें क्या दे रखा है कि भाई s क्या है बेसिकली, मतलब अगर मैं v लूँ एक वेक्टर, उसका हर एक एलिमेंट को मैं s सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, वो भी यूनिक तरीके से लिख सकती हूँ। हमें प्रूफ करना है कि s जो है वो क्या है बेसिकली, s को हमें बेसिस दिखाना है, यानी कि वही जो आपकी दो प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो दोनों प्रॉपर्टीज़ प्रूव करके दिखवानी है।
अब देखो सिंपल सी बात, मैं अगर देखूँ तो भाई ये क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। ये वेक्टर स्पेस है यानी कि ये आपकी बेसिकली एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, एबिलियन ग्रुप है। ये हम चैप्टर 1 में पढ़ के आ चुके हैं। तो इसका मतलब ज़ीरो जो एलिमेंट है एडिटिव आइडेंटिटी वो इसके अंदर होगा। तो ज़ीरो अगर मैं इस वी का एक एलिमेंट उठाती हूँ ज़ीरो, तो उसको मैं एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाऊंगी। तो ये इस तरीके से मैंने लिख दिया ए एन वी एन, ठीक है। अब अगर मैं बोल, अब ये जीरो कब होगा, वेक्टर तो नॉन जीरो है सारे एस के, तो अब जब ये सारे स्केलर्स यानी कि A1 A2 ये सारे स्केलर जीरो होंगे तब होगा। लेकिन ये बोल रहा है हमें क्वेश्चन में कि भाई आप लीनियर कॉम्बिनेशन में वी के एलिमेंट को लिख सकते हो, बट वो सिर्फ किस तरह से लिख सकते हो, यूनिक तरीके से लिख सकते हो, यूनिक तरीके से लिख सकते हो, है ना। मतलब देखो सिंपल बात ध्यान से सुनो, मैंने ये जीरो क्यों दिखाए। देखो मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई मैंने वी, ये इसने बोला कि वी का अगर एक वेक्टर उठाओगे और उसको एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो आप सिर्फ यूनिक तरीके से लिख पाओगे। तो मैंने वही करा, मैंने वी का एक एलिमेंट उठाया जीरो, उसको मैंने एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब जो जीरो एलिमेंट है वो आपका एस में भी तो होगा, तो मैंने जीरो उठाया और मैंने उसको इस तरह से लिख दिया जीरो V1 प्लस A2 V2 सॉरी जीरो V2 प्लस में चलते चलते जीरो VN। यानी कि मैंने जीरो एलिमेंट को दो तरीके से लिख दिया, एक तो इस तरीके से लिख दिया और एक इस तरीके से लिख दिया। लेकिन उसने क्या बोला है, हम एक एलिमेंट को वी को यानी कि जीरो एलिमेंट जो है वी का उसको सिर्फ एक ही यूनिक तरीके से लिख पाएंगे। अगर मैं तो दो तरीके से लिख के दिखा दी तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। लेकिन उसने यूनिक तरीके से लिखने को बोला, तो इसका मतलब A1 जीरो होगा, A2 जीरो होगा एंड सिमिलरली AN भी जीरो होगा। ये दिखाना था। तो यहाँ से क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जब स्केलर से सारे जीरो आते हैं तो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और फिर अब ये चीज़ तो इसने दे रखी है कि आप V के हर एक एलिमेंट को S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो इसने स्पैन तो अपने आप दे रखा है कि वो S जो सेट जो है वो V को स्पैन करता है, तो दे ही रखा है। लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा दिया। तो इन दोनों से क्या दिखा दिया, बेसिस दिखा दिया इसको। इज दिस पॉइंट क्लियर। अब चलते हैं आगे। बुक में आगे दे रखी है एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम इम्पोर्टेंट इतनी तो नहीं है, उसके बाद एक दो थ्योरम तीन थ्योरम है वो भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली शुरू करते हैं, पहले एग्जिस्टेंस थ्योरम देखते हैं। क्या बोला, देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होता है, पिछली वीडियो में बताया था। तो एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस अगर है तो उसका बेसिस जो है वो एग्जिस्ट करता है। या अगर मैं बोलूँ कि वी ऑफ एक वेक्टर वी और द फील्ड ऑफ एक वेक्टर स्पेस है और मैं ऐसे एक सेट लूँ जिसमें एलिमेंट है V1 V2 से लेके Vn तक, ये बेसिकली S जो है वो स्पैन करता है V को। तो बेसिकली S का एक ऐसा सबसेट एग्जिस्ट करेगा जो V का बेसिस होगा। दिस थिंग नीड टू प्रूव इन दिस एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम में क्या है कि हर एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर का एक बेसिस एग्जिस्ट करेगा। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर यानी कि अगर VF एक वेक्टर स्पेस है उसको फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस तब बोलेंगे जब एक VF का एक फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट करेगा सच दैट V के सारे एलिमेंट्स जो है वो उस S से जनरेटेड है। सिंपल, यानी कि अगर S में लूँ वो एक वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है तो एक S का एक सबसेट एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो जो है वो भी V का बेसिस है। तो अगर मैं S ले लूँ जो गिवन है, मैं एक S डैश ले लूँ, मान लो वो सबसेट है S का, तो हमें शो करना है कि जो S डैश है वो बेसिस है। ये चीज़ हमें इसमें शो करनी है। तो हमें पता है कि जो S है वो स्पैन करता है V को, ये चीज़ गिवन है, स्पैन करता है V को, ठीक है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि S लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो S जो है वो बेसिस है ना, ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम क्या लेंगे कि अगर S डैश इसका सबसेट है तो फिर हम इसे बेसिस प्रूव करेंगे। बेसिकली हम देखते हैं पहले S के बारे में। एक सिंपल सी चीज़ देखो पहले, फॉर एग्जाम्पल B मैं लेती हूँ, इसमें एलिमेंट्स X, Y टाइप के, X, Y जिसमें बिलोंग करता है R से। S मैं लेती हूँ जिसके अंदर ये आएगा 1, 0,
0,1, 1,2, 3,4 और x, y को अगर मैं लिखूँ इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में तो क्या आ जाएगा, बेसिकली a इंटू में 1,0, b इंटू में 0,1, इसमें c इंटू में 1,2 एंड d इंटू में 3,4। ठीक है, और अगर मैं इसको पुट कर दूँ इक्वल्स टू 0,0 तो आपके पास ऐसा कुछ सोल्यूशन इसका नहीं आएगा, ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट हमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो s है वो बेसिस नहीं होगा। तो अगर मैं s डैश एक सेट लूँ, मान लो सिर्फ 1,0 लूँ, 0,1 लूँ, तो s डैश अगर ध्यान से देखो तो वो s का ही सबसेट है, लेकिन s डैश जो है वो एक बेसिस है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और स्पैन भी करता है v को। ठीक है, तो यही चीज़ हमें इसमें देखनी है। अब देखो, हमने एक थ्योरम अभी पीछे करी थी इसी चैप्टर में 2.5 पेज पे, थ्योरम 2.3.7। उससे देखो, अगर मान लो एक वेक्टर वी आर वेक्टर है तो मैं लिखती हूँ a1 v1 प्लस a2 v2 चलते चलते ar+1 br+1 प्लस में an vn, इस फॉर्मेट में लिख रही हूँ। यानी कि v का हर एक वेक्टर आप s के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, ये आपको गिवन है कि s जो है v को स्पैन करता है। v को मैंने लिख दिया किस तरह से, v1 प्लस v2 प्लस में चलते चलते br-1 br-1 प्लस में चलते चलते vn। अब हम क्या करेंगे, जो vr है उसको इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं vr की, क्योंकि यहाँ पे कहीं ये भी तो आएगा ना vr ये भी आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, vr की वैल्यू यहाँ से उठा के इसके अंदर बना दिया। जब इसको देखोगे आगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा कि जो v है तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हो बिना vr की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, बिना vr के, यानी बिना vr के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हो। और हमें पता है कि एस डैश हमने सबसे दे रखा है इसका, तो एस डैश जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, एस वी को स्पैन करेगा। इस तरीके से इस थ्योरम को करना है, थोड़ा देख लेना बुक में, देखो कैसे क्या कर रखा है बुक में। एग्जिस्टेंस थ्योरम को किस तरीके से सॉल्व करता है, नीचे सी बुक में बोल रखा है कि अगर एस जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एस के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली बेसिस हैं वी के, और अगर एस हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर मैं एक एलिमेंट लूँ वी आर बिलोंगिंग टू एस, तो अगर मैं उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूँ एलिमेंट्स के, यानी कि वी आर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूँ और मैं वी को भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, फिर वी आर की वैल्यू मैं बेसिकली इसके अंदर यूज़ कर दूँ वी आर में, आपके पास कुछ आएगा तो वहाँ से दिख जाएगा कि वी जो है उन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब अगर आप एस में से एक एलिमेंट वी आर हटाते हो, और जो बाकी सेट बचता है वो भी अभी वी को स्पैन करता है, और जो अगर आपने एक सेट में से एस सेट में से एक वी आर एलिमेंट को हटा दिया तो जो सेट बच के आया वो क्या आया, वो एस का सबसेट ही तो आएगा, जिसको हमने एस डैश मान लिया। तो इस तरीके से हमें दिख जाएगा एक सबसेट एस का आ जाएगा हमारे पास, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और वो वी को स्पैन करता है, और वो जो है बेसिस भी होगी वी की। सिंपल इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट उसके बाद थ्योरम 2.1.3 है, इसमें क्या है भाई, एस दे दिया आपको, स्पैन करता है तो एनी n+1 वेक्टर्स, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जरूरत नहीं है। पहले थोड़ा सा बोल दूँ, नेक्स्ट थ्योरम 2.1.4, ये भी ऐसा जो इम्पोर्टेंट थ्योरम भी बाद में देख लेना, इसको देखने तो अब डायरेक्ट आ जाओ डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस 2.32 पेज पे। dimension of a vector space, dimension of a vector space. Okay, the number of elements in any basis of a finite dimensional vector space. एक finite dimensional vector space है, उसकी एक बेसिस है, उस बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, और इसको हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ वी। इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद हमारी आती है एक्सटेंशन थ्योरम, बट पहले मैं इसका एग्जांपल बता देती हूँ। एग्जांपल देखो, अगर मैं ले लूँ वी एफ और मैं उसको ले रही हूँ x, y, z टाइप का, और अगर मैं एक लेती हूँ s
1,0,0,0,1,0,0,1 ये, ठीक है। अब ये बेसिस है इसका, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई v की, वो हो गई 3। इनकी बेसिस में कितने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3। तो डायमेंशन ऑफ v इज 3, ठीक है। अगर एक वेक्टर स्पेस में फाइनाइट बेसिस है तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। लेकिन अगर एक वेक्टर स्पेस में फाइनाइट डायमेंशंस नहीं है उसको हम बोलते हैं कि वो एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट थ्योरम है एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम जी, एक्सटेंशन थ्योरम में क्या है, V अगर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है और V1 V2 से लेके VR तक सेट दे दिया जो कि एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है V का, तो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हो टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ V। यानी कि अगर मैं V बोल रही हूँ क्या है, एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है और मैं अगर एक ये सेट ले लूँ V1 V2 से VR तक, ये जो सेट है S मान लिया और जो S है वो सबसेट दे रखा है हमें V का। ये S जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ यानी कि मैं इसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स डाल दूँ, तो जो एलिमेंट डाल के जो एक सेट बनेगा फॉर एग्जांपल S डैश, वो S डैश जो है दैट विल बी द बेसिस ऑफ V। ये है थ्योरम में ये बोल सकते हैं कि एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ अ फाइनाइटली वेक्टर स्पेस VF, यानी कि VF एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, उसका एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है फॉर एग्जांपल S। इस S को हम एक्सटेंड कर सकते हैं और जो एक्सटेंडेड सेट आएगा वो फिर V का बेसिस बनाएगा। ओके, तो ओके, एक चीज़ है, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट दे रखा है तो हम उसको देखते हैं। मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का कॉन्सेप्ट पिछले पेज पे दे रखा है 2.30 एक्सटेंशन थ्योरम से पिछले पेज पे। डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस की पिछली 2 डेफिनेशंस हैं, सिंपल डेफिनेशंस कर लो एक बार ध्यान से सुन लो। पहले है मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अगर S एक सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, तो S को मैं मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट कब बोलूँगी V का, अगर उससे बड़ा कोई भी सुपर सेट नहीं है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी कि अगर VF यानी कि V एक वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस का एक बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं और सबसे बड़ा जो सबसेट है वो S है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उस S को मैं बोलूँगी मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। सिमिलरली एक मिनिमल जनरेटिंग सेट क्या है, अगर S एक वेक्टर स्पेस है, सबसेट है बेसिकली VF का, तो उसको मिनिमल जनरेटिंग सेट बोलूँगी अगर S जो है इज अ जनरेटिंग सेट ऑफ V एंड V कैन नॉट बी जनरेटेड बाय एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ S, इट इज अ मिनिमल जनरेटिंग सेट। यानी कि अगर मैं V एक वेक्टर स्पेस लूँ और मैं उसका एक सबसेट लूँ, बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं, और अगर सबसे बड़ा ऐसा सबसेट जो कि इसका क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, बेसिकली सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हो अगर V का, तो उसको मैं बोलूँगी मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। और अगर मैं बोलूँ कि भाई मान लो V एक आपका क्या है, वेक्टर स्पेस है, बहुत सारे इसके सबसेट होंगे। अब एक ऐसा सेट जिसका कोई भी सबसेट यानी कि S से कोई छोटा सेट है, यानी कि S सबसे छोटा सेट है जो इस V को जनरेट करे, तो उस S को मैं बोलूँगी क्या, मिनिमल जनरेटिंग सेट। मिनिमल जनरेटिंग सेट, और कोई भी मिनिमल जनरेटिंग सेट है वो हमेशा एक वेक्टर स्पेस का बेसिस होगा, ध्यान रखना। और सिमिलरली कोई भी मैक्सिमल लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट है V का, वो भी हमेशा बेसिस होगा। यानी कि कोई मिनिमल जनरेटिंग सेट है या कोई मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है किसी एक वेक्टर स्पेस का, वो हमेशा बेसिस बनाएंगे, वो हमेशा बेसिस बनाएंगे। तो इस थ्योरम में यही है, हमें थ्योरम में क्या प्रूव करना है कि V एक वेक्टर स्पेस है जो कि फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, और अगर मैं ऐसे सेट ले लूँ जिसके अंदर एलिमेंट्स है V1 V2 से लेकर VR तक, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उसके अंदर अगर मैं कुछ एलिमेंट्स डालूँ तो सेट बन के आएगा, वो बेसिस होगा V का। ठीक है, अब हमें पता है कि मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और मिनिमल जनरेटिंग सेट जो है वो बेसिस बनाते हैं। अगर मैं इसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स डालूँ तो क्या ये पॉसिबल है कि वो स्टिल लीनियरली इंडिपेंडेंट रहे, ये चीज़ दिखा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक
मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लेती हूँ। मैक्सिमल क्यों लिया? क्योंकि जो आपका ये है सेट, इसके अंदर हम और एलिमेंट्स डाल रहे हैं, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक्सटेंड बहुत ज़्यादा मतलब मैक्सिमम एक्सटेंड कर देते हैं। तो मैक्सिमल एल आई यानी कि मैक्सिमल एल आई हमने एक सेट ले लिया, फॉर एग्जाम्पल आर, ठीक है, यानी कि आर सेट से बड़ा कोई ऐसा सेट हो ही नहीं सकता जो वी का बेसिस बने, ठीक है। तो मैक्सिमल एल आई सेट ले लिया हमने आर, और आर किस तरीके से लिया है, इसमें हमने और एलिमेंट्स ऐड कर दिए एस, जैसे V1 तो इसमें है ही, V2 इसमें है ही, V3 इसमें है ही, VR तक के सारे तो एस हो गया। हमने एलिमेंट इसमें ऐड करे, एक सेकंड VR छोड़ो, VR तक हम ले ही क्यों गए, हमने क्या किया, V1 V2 से लेके Vn तक, Vn प्लस में 1 से लेके Vn तक, ये हमने मान लो ले लिया आर सेट, ठीक है। ध्यान से सुनो, let me tell you here, see फॉर एग्जाम्पल ये अगर वेक्टर स्पेस है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं x, y, z, जहाँ पे x, y, z बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। और अगर मैं एक s लेती हूँ 1, 0, 0, 0, 1, 0, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बट ये इसको स्पैन नहीं कर रहा कि मैं v का अगर कोई एक एलिमेंट उठाऊँ तो मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकती, क्योंकि यहाँ तो 3 टपल आएंगे, बट सिर्फ 2 ही एलिमेंट है ना। तो अगर एक ऐसा सेट जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो जो इस S का कोई सबसेट होगा वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, राइट। इफ अ सेट इज, एक सेकंड, मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि अगर एक सेट है वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उस सेट का जो सबसेट होगा, क्योंकि एक बड़ा सेट है, इस सेट का एक छोटा सबसेट, सबसे छोटा ही होता है, वो जो है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। बट अगर इसका मैं एक सुपर सेट ले लूँ, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो या ना हो वो हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं एस डैश लूँ 1, 0, 0 और 0, 1, 0 और 0, 0, 1, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि अगर हम एस डैश में कोई और एलिमेंट, अभी इसके अंदर अगर मैं कोई और एलिमेंट ऐड कर दूँ ना, तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो एस डैश है वो एक ऐसा सबसे बड़ा सबसेट है इसका, सबसे बड़ा सबसेट है इसका जो अभी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर मैं इसके अंदर एस डैश में कोई और एलिमेंट ऐड कर दूं तो ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा, तो यानी कि इससे ज़्यादा इसके अंदर एलिमेंट नहीं आ सकते, तो ये क्या हो गया, बेसिकली मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया। यही तो ये भी यही तो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं V एक एलिमेंट उठाऊँ V में से, और R आपका एक मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, अब अगर इसका मतलब अगर मैं इस R के अंदर एक और कोई एलिमेंट ऐड कर दूँ तो जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। लेट अस ऐड दिस V इनटू दिस, और मान लो मैं इसके अंदर अब एक एलिमेंट ऐड कर देती हूँ, इसके अंदर मैं एक एलिमेंट ऐड कर देती हूँ, मान लो V। अब जो ये R है ये क्या बन गया, लीनियरली डिपेंडेंट सेट बन गया। अब देखो अगर मैं इसको इसमें लिखूँ A1 V1 लीनियर कॉम्बिनेशन में A2 V2 प्लस में AN VN प्लस में AN प्लस में 1 BN प्लस में 1 प्लस में AM VM प्लस में AV इक्वल्स टू 0, इस तरह से लिख दिया। अब ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी कि जो ये स्केलर्स हैं, जो ये AIs हैं, नॉट ऑल ज़ीरो, सारे के सारे ज़ीरो नहीं होंगे, कम से कम एक तो ऐसा होगा जो कि नॉन ज़ीरो होगा। अब हम लेके चलते हैं, मान लो कि A जो है वो नॉन ज़ीरो, ये हमने पिछली थ्योरम में भी करा था, जो मैंने आपको बताया था ना कि एक थ्योरम करवाई थी जो पिछले एक्सरसाइज में, इस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, कि वो कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो केस 1 में लेके चलूँ अगर कि A 0 है, अगर ये A 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये सारा जो है ये अभी भी इक्वल टू 0 होगा ना, मतलब मान लो ये 0 हो गया,
इसको हटा देती हूँ यहाँ से, क्या करेंगे इसको ऐड करके, इसमें ये 0 हटा दिया लो। तो अब ये जो चीज़ है ये इक्वल टू 0, तो अब ये जो एलिमेंट, इसका मतलब जब ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो स्टिल कोई ना कोई ऐसा ए आई बचा जो नॉट इक्वल टू 0 है, तभी तो ये इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि उसने क्या दे रखा था कि v1 v2 ये जो vm है ये सारा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये आर सेट ही तो था, ये आर सेट ही तो था लीनियरली इंडिपेंडेंट, लेकिन आ क्या है यहाँ से लीनियरली डिपेंडेंट, तो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि जो ए है वो नॉट इक्वल टू 0 आए, है ना। अब भाई ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको क्या करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 था, ए नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली इसको लिख देंगे इक्वल टू माइनस ए बी, जैसे हम करते हैं, फिर सबको ए से डिवाइड कर देंगे, a1 डिवाइड बाई माइनस ए, a2 डिवाइड बाई माइनस ए, an डिवाइड बाई माइनस ए, और इसको लिख दूंगी b1। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b1 v1 प्लस में b2 v2 प्लस में bn bn प्लस में bn प्लस में 1 एंड इक्वल टू v। तो v को मैंने लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन से बाकी सारे वेक्टर के, ये सारे कौन से वेक्टर्स हैं, आर सेट के। अब मैं एक एलिमेंट उठाती हूँ, v के हर एक एलिमेंट को मैं आर सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रही हूँ, इसका मतलब जो आर सेट है वो v को स्पैन करता है, और आर सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट तो था ही पहले से ही, क्या हो गया, ये आर सेट बेसिस हो गया इसका वेक्टर। तो यही चीज़ हमें इसमें प्रूव करनी थी एक्सटेंशन थ्योरम में। एक थ्योरम और है, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, इनकी आ जाती है एग्जाम में। तो देखते हैं ज़रा ये थ्योरम इसमें क्या है, बुक में से देख लो फटाफट से, इतनी कोई है नहीं, इतनी कोई अच्छी ज़्यादा थ्योरम है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, ध्यान से देखना बस बुक में। सो थ्योरम नंबर 2.20 क्या है इस थ्योरम में, अगर W सब स्पेस है एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V का, तो W फाइनाइट डायमेंशनल है, और W की जो डायमेंशन है वो V की डायमेंशन से कम होगी या उसके बराबर होगी। ऑल्सो अगर डायमेंशन W और V की बराबर है तो W और V भी बराबर होंगे, ये इसने बोला। तो देखो मान लेते हैं हम W की डायमेंशन F है और हम मान लेते हैं V की डायमेंशन N है, तो हमें क्या दिखाना है, M इज लेस देन इक्वल टू N, और अगर M इक्वल टू N है तो हमें दिखाएंगे कि W और V जो सेट है वो इक्वल। तो देखो अगर V की डायमेंशन N है, ठीक है, सो दैट N इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन एनी सबसेट ऑफ V, है ना। ये डायमेंशन का मतलब यही तो होता है कि भाई समझ में आ रहा है बात। अगर मान लो मैं एक लूँ सेट बनाऊँ एक v1 v2 vn एलिमेंट्स लूँ, उसमें n एलिमेंट्स लूँ, और इसका मतलब वो बेसिस है, क्योंकि डायमेंशन क्या होता है, एक सेट के बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर v की डायमेंशन n है, यानी कि अगर मैं एक सेट बनाऊँ जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, वो डेफिनेटली बेसिस फॉर्म करेगा। किसका बेसिस फॉर्म करेगा, v का बेसिस फॉर्म करेगा। और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ले लेते हैं, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ले लेते हैं। W एक V का सबसेट है, तो उसके अंदर एट मोस्ट 9 नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे। मान लो W1 W2 लेके WM हम ले लें मैक्सिमम नंबर ऑफ LI वेक्टर्स W में, इस तरह से कि M लेस देन इक्वल टू M है। अब ये जो W1 से W2 से WM सारे के सारे वेक्टर्स आएंगे, ये मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लेंगे। अब W अगर W में बिलोंग कर रहा है, तो भाई अगर हम इस मैक्सिमल इंडिपेंडेंट लीनियर सेट में एक W एलिमेंट ऐड कर दें तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे हम वही पिछले थ्योरम में करा था कि W को हम दिखाएंगे नॉट इक्वल टू 0 है, उसे डिवाइड करेंगे तो ये W V को स्पैन करेगा, तो डायमेंशन हम W को M दिखा देंगे, तो M लेस देन इक्वल टू W आ जाएगा। फिर अगर W इक्वल टू V है तो डायमेंशन इक्वल टू W की डायमेंशन V के बराबर आएंगे। अब हमें दे रखा है W V का सबसेट है, हमें क्या दिखाना है, V इक्वल टू W। अब W V का सबसेट है तो हम दिखा देंगे V W का सबसेट है, V से एक एलिमेंट था स्मॉल v, अब स्मॉल v को हम लिखते हैं W के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। अब W1 W2 सारे किससे बिलोंग करेंगे, F में। A1 A2 जो स्केलर्स है वो किससे बिलोंग करेंगे, फील्ड में। W1 W2 W में और सारे स्केलर्स फील्ड में। V जो है वो W में बिलोंग करवा के दिखा दिया, तो V सबसेट आ गया W का। W V का सबसेट दे रखा है, V W का सबसेट आ गया, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, V इक्वल्स टू W। सिंपल, और कुछ नहीं करना इसमें, एक बार पढ़ लेना, है नहीं सब कुछ इसमें करने को।
एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है, 13 एग्जाम्पल्स हैं, मोर देन इनफ है। ज़्यादा नहीं रहता, चलिए छोटा सा ही रहता है। एक बार फटाफट से एग्जाम्पल्स देख लो इसके, एग्जाम्पल्स करा दूंगी इस वीडियो में, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो एग्जाम्पल्स, प्रूव दैट द सेट इज द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो एक सेट है, उसको बेसिस प्रूव करना है, यानी कि उसको एस जो सेट है उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है, यानी कि सारे स्केलर्स को इक्वल टू 0 दिखाना है। और फिर उसको दिखाना है कि अगर मैं वेक्टर का बेसिकली वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट उठाऊं तो उसको मैं जो ये सेट दे रखा है इस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकूं, तभी होगा। फिर सेकंड एग्जाम्पल इज इम्पॉर्टेंट। एस दे रखा है, ये प्रूफ करना कि स्पैन करता है वेक्टर स्पेस को, बट बेसिस सेट नहीं है। पहले हम दिखाएंगे कि एस जो है वो स्पैन करता है इसको। भाई अगर मैं एक एलिमेंट ले लूँ वेक्टर स्पेस का और उस एलिमेंट को मैं अगर एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखा दूँ तो वो स्पैन करता है। अब हमें दिखाना है कि जो एस है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि बेसिस दिखाने के लिए हम दो चीज़ दिखाते हैं, स्पैनिंग और लीनियरली इंडिपेंडेंट। स्पैन करने को तो उसने बोला कि स्पैन करता है तो दिखा दो, कर दिया। अब बेसिस नहीं दिखाना, अब बेसिस की दो प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो दूसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं दिखाना। अब इसके लिए एक मैट्रिक्स मेथड कर सकते हैं, जो इसमें क्या दे रखा है इसने, अच्छा ये भी कर सकते हैं, सही है ये भी। इसने क्या कर रखा है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को दिखाने के लिए, बेसिकली इसने एक एलिमेंट, इसने क्या करा है, इसने ठीक है जो एस के एलिमेंट्स हैं उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, ठीक है, और वो इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो हम देखेंगे तो हमारे पास जो एक स्केलर डाले हैं इसने एक्स वाई जेड और टी, इसकी वैल्यू 0 नहीं आई, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। स्केलर्स की वैल्यू 0 नहीं आई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, ये कर सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 3 में क्या है, अगर V एक वेक्टर है, सारे के सारे ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फील्ड R पे एस सेट दे रखा है, उसको बेसिस दिखाना है। पहले हम जो एस है उसको दिखाएंगे कि हम बेसिकली उसको बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा सकते हैं, यानी कि उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख कर इक्वल टू 0 करके सारे के सारे जो स्केलर है उसको इक्वल टू 0 दिखा देंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फिर हम एक एलिमेंट उठाएंगे V का, उसको हम S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, तो लीनियर लिखा गया तो भाई वो लीनियर बेसिकली दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो बेसिस हो गया। एग्जाम्पल 4 इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें क्या दे रखा है, 3 टप्पल हैं 3 एलिमेंट्स, यानी कि एक टप्पल में एक एलिमेंट 3 एलिमेंट दे रखे हैं और 3 टप्पल हैं 3 एलिमेंट्स हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो स्पैन करेगा अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसमें हमें स्पैनिंग दिखाने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको एलिमेंट दे रखे हैं, मान लो 1 2 3 एलिमेंट दे रखे हैं एक सेट में और 3 टप्पल के हैं 3 टप्पल के हैं 3 टप्पल के हैं, 3 एलिमेंट 3 टप्पल के, ये बेसिकली स्पैन करेगा। 2 एलिमेंट 2 टप्पल के, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली स्पैन करेंगे, तो इसमें अगर आपको बेसिस दिखाना है तो स्पैनिंग दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V है, इसकी डायमेंशन n है, तो एनी सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन V फॉर्म्स द बेसिस ऑफ V। सिंपल, क्या सिंपल, देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट हम इसको दिखाते हैं पहले, ठीक है। अब S के एलिमेंट सबको दे रखे हैं 3, अब आपको पता है हमने एक स्टैंडर्ड बेसिस ले ली तो इसकी जो डायमेंशन है वो 3 है, तो भाई तो मैंने बताया ना आपको कि भाई 3 टप्पल है 3 एलिमेंट है तो स्पैन करेगा, तो स्पैनिंग प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमें क्या दिखाना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। तो बेसिकली क्या करेंगे, जो हम एलिमेंट बेसिकली जो ये एस के एलिमेंट है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, सारे के सारे स्केलर्स को 0 दिखाना है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, सेट दे रखा है S ऑफ n+1 पॉलिनोमियल्स इन X, बेसिस दे रखा है, शो द बेसिस दिखाना है, ओके। पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाते हैं, तो बेसिकली जो सेट दे रखा है S उसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, अगर सारे के सारे स्केलर इक्वल टू 0 आ गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फिर हम दिखाते हैं उसको बेसिस, यानी कि S के सारे एलिमेंट्स को हम एक बेसिकली जो ये वेक्टर स्पेस दे रखा है उसका एक एलिमेंट दिखाते हैं, उस एलिमेंट को उठा के S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे, दोनों प्रॉपर्टी से S बेसिस हो जाएगा वेक्टर स्पेस का। फिर एग्जाम्पल 6, सेट दे रखा है जिसको बेसिस दिखाना है, ठीक है, और डिटरमाइन करना है। देखो ये भी 3 टप्पल है 3 एलिमेंट्स है, तो स्पैनिंग दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सिंपल लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाओ एंड ये प्रूव हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, बेसिकली जो
सेट्स के एलिमेंट्स हैं उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा इक्वल टू 0 करा, और अगर सारे के सारे जो स्केलर्स हैं वो 0 आ गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फिर सेकंड पार्ट में क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स हमेशा विद रिस्पेक्ट टू बेसिस आते हैं, बता चुकी हुई है। तो बेसिकली जो आपको दे रखा है एस सेट के जो 3 एलिमेंट्स हैं उसको Z1 Z2 Z3 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू पहला कोऑर्डिनेट रखो, और बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ध्यान से सॉल्यूशन देख लो, कोई चीज़ में है नहीं करने को। एग्जाम्पल 7 इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेक्टर निकालने रिलेटेड टू द ऑर्डर्ड बेसिस। तो कैसे करेंगे, पहले तो हमने जो बेसिस दे रखे हैं बेसिस को वेक्टर्स के लिए मल्टीप्लाई करा, इक्वल टू वेक्टर डाला, ठीक है। इक्वल टू वेक्टर डाल के आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है इनकी, जो A1 A2 A3 A4 है इनकी, और फिर आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे रिस्पेक्ट टू दैट बेसिस, ठीक है। जी फिर 8th, determine the basis of the subspace spanned by the vectors. The basis of the subspace spanned by the vectors can be obtained by writing the okay. बेसिस डिटरमाइन करनी है। अब देखो 3 टपल से बेसिस बनेगा, अब इसमें 4 दे रखे हैं, इसमें क्या दे रखा है आपको, 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, 3 टपल के दे रखे हैं। तो जो बेसिस बनेगा, अगर हम ध्यान से सोचे तो अगर हमने जो स्टैंडर्ड बेसिस करे थे हमने 3 करे थे ना, 3 टपल के लिए क्या करे थे वो, तो हमने करे थे 1, 0, 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1, यानी कि अगर 3 टपल का एलिमेंट है तो उसके लिए 3 बेसिस हो गए ना। इसमें क्या दे रखा है, 3 टपल के 4 एलिमेंट दे रखे हैं। अब जो बेसिस बनेंगे वो तो आपके 3 टपल के बनेंगे ना, तो यानी कि जो 4 एलिमेंट गिवन है उनमें से कोई ना कोई एक किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहेगा, तो उसको हम नहीं लेंगे। वही है, इसको हम कैसे करेंगे, बेसिकली आपको दे रखे हैं इसमें वेक्टर्स, उसको हम कॉलम फॉर्मेट में लिखेंगे। मान लो जो वेक्टर दे रखा है वो -3, 1, 2 है, तो इसको लिखेंगे -3, 1, 2 इस तरीके से। रो ऑपरेशन लगा देते हैं, चलो रो एक्लोन मैट्रिक्स लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख लो। अगले को लिख देंगे हम 0, 1, 3, फिर 2, 1, 0 एंड 1, 1, 1। अब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के इसको रो एक्लोन फॉर्म में करेंगे, और जो नॉन जीरो रोज आएंगी, देखो जब करा है इसको मैं, नॉन जीरो रो कितनी है, 3 है, तो पहले 3 वेक्टर से बेसिस बनेगा, ठीक है, पहले 3 वेक्टर से बेसिस बनेगा, डायमेंशन 3 आ गई, लास्ट तो 0, 0, 0 आ गया, इस तरह से करना है इसको। Another method to determine the basis of subspace, अगर गिवन है तो देखो कैसे करेंगे, सिंगलटन सेट लिया, नॉन जीरो वेक्टर, इसमें देखो एक चीज़ और बोली है कि अगर हमें एक सबस्पेस की बेसिस ढूंढनी है, अगर स्पैनिंग सेट गिवन है तो स्पैनिंग सेट गिवन है, तो इसमें तो ये बोल रहा है कि ना एक बेसिस ढूंढनी है, और सबस्पेस स्पैन्ड बाय द वेक्टर्स, स्पैनिंग सेट गिवन है तो बेसिस ढूंढनी है, तो उसका मेथड तो देखो कैसे क्या करा है इसमें, जैसे अगले एग्जांपल में कर रखा है, बेसिस ढूंढनी है, तो स्पेस स्पैन्ड बाय द वेक्टर्स, 4 वेक्टर दे रखे हैं, 3 टपल के, तो एक लीनियरली डिपेंडेंट है। देखो क्या करा है इसमें, शायद रो एक्लोन में दिक्कत आए, तो इसलिए जो ये 9th एग्जांपल है ये देखो ध्यान से, देखो इसने एस सेट ले लिया, अब डब्ल्यू एक सब स्पेस ले लिया जो कि स्पैन करता है एस को, बेसिस ऑफ डब्ल्यू जो है वो लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सबस्पेस ऑफ एस होगा। 3, 2, 4 जो सिंगलटन सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अब 3, 2, 4, 1, 0, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर, ये कोई वेक्टर मल्टीपल नहीं है दूसरे। अब जो 3 वेक्टर हमारे कंसीडर करते हैं, पहले 3, उन तीनों को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के इक्वल टू 0 डाल दें, और 3 इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी वहाँ से, उसको फिर हम Ax इक्वल टू 0 डालें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, ए नॉन सिंगुलर है, तो सॉल्यूशन जो है फर्स्ट का वो आ गया 0, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा दिया। फिर W जो है वो बेसिकली तो इसका जो आपका वेक्टर स्पेस है उसका सबसेट है, और आपको पता है W अगर सबसेट है, जो W की डायमेंशन कम आएगी किससे, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 3 आएगी, तो एवरी सेट ऑफ n+1 वेक्टर्स ऑफ n, तो ये जो S है उसको मैंने डिपेंडेंट दिखा दिया, तो पहले 3 जो दे दिए ये लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सबसेट होगा। तो अब समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कैसे इसको, बेसिकली इसको आप रो एक्लोन से भी कर सकते हैं।
रो एक्लोन से कैसे करते हैं इसको? आप बेसिकली इधर लेते हैं यहाँ पे 3 2 4 1 0 2 1 -1 -1 6 7 5 इस तरह से लेते हैं रो एक्लोन में। रो ऑपरेशंस लगाते हैं, रो ऑपरेशंस लगानी होती है इसमें। बेसिकली नीचे से 0 0 0 बनाना स्टार्ट करना है। और देखो रो एक्लोन मैट्रिक्स कौन सी होती है, गिव मी अ मिनट, ये क्वेश्चन कराई देती हूँ। रो एक्लोन मैट्रिक्स बेसिकली एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नीचे वाली जो रोज हैं वो बेसिकली जीरो आएंगी और ऊपर वाली रोज जो है वो नॉन जीरो आएंगी। ठीक है, लेट्स डू इट। नीचे वाली रो को जीरो बनाना है, रो ऑपरेशंस लगाएंगे, रो ऑपरेशंस ही लगाने, ध्यान रखना रो ऐसे होती है। ओके, अब दो फॉर एग्जांपल 3 2 4 1 0 2, अगर मैं थर्ड रो मतलब फोर्थ रो को ऑपरेशन लगाती हूँ, कैसे? फोर्थ रो को मान लो मैं ऐड कर दूँ थर्ड रो में 7 से मल्टीप्लाई करके, 1 -1 1 7 से अगर मल्टीप्लाई करूँ इस वाली रो में तो क्या आ जाएगा 7 7 और 7, और इसमें अगर ऐड कर दूँ तो आ जाएगा 0, और 6 + 7 क्या होगा 13, और ये -7 + 5 क्या हो गया -2, ये तो 0 बन गया। अब ये मुझे 0 बनाने हैं। ठीक है, कर लेना इसको, देख लेना। वैसे ये वाला मेथड जो अभी बताया ये भी आसान है, रो एक्लोन में थोड़ी सा टाइम लग जाता है सोचने में। जो मेथड अभी बताया था वो भी आसान है, कैसे कर सकते हैं इस मेथड को। देखो जैसे पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में -3 1, 2 आपको दे रखा है और 0, 1, 3 दे रखा है, 2, 1, 0 दे रखा है, 1, 1, 1 दे रखा है। अगर मैं ध्यान से इसको देखूँ, ठीक है, तो देखो ये जो एलिमेंट है ये नॉन जीरो वेक्टर है, सिंगलटन सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? अगर मैं 1 में कुछ मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आ जाए। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये है अगर मैं इसको बेसिकली कॉम्बिनेशन में लिखूँ इक्वल टू 0 डालूँ, इसलिए मान लो ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के इसको इक्वल टू 0 देती हूँ, तो जो स्केलर्स हैं वो सारे 0 आने चाहिए, सारे 0 नहीं आएंगे। देखो 1 से आप 2 बना सकते हो, 1 से आप -3 बना सकते हो, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं है। क्या है इज इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, कमेंट्स में डाल दो क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। नहीं बताओ, नहीं है, नहीं है लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब मान लो मैं ये लेती हूँ 0 1, 3, तो क्या 1 से मैं 0 बना सकती हूँ? 1 से मैं 3 बना सकती हूँ? हम तो ऐसे बोलेंगे भाई से तो हम सारे एलिमेंट बना सकते हैं, जहाँ बना यहाँ तो सब बन सकता है। हाँ ये चीज़ तो है, यहाँ तो सब बन सकते हैं। तो लेकिन ये तो क्या, ये क्या है, ये तो हमें साफ दिख रहा है ये लीनियरली। चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को, इसको आप वैसे ही कर लेना रो एक्लोन से, दूसरे क्वेश्चन को उस मेथड से ट्राई कर लेना। नेक्स्ट हम अगर देखें एग्जाम्पल 10, सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखे हैं, बेसिस बनाने हैं इसके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसको भी हम रो एक्लोन से कर सकते हैं, वैसे तो ऐसे करेंगे 0 1 2 लिख के 2 -1 4 लिख के 0 0 8 लिख के, जैसे इस तरह से लिख के दिखा देंगे ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसको इस वाली मैट्रिक्स को रो एक्लोन में कन्वर्ट कर देना है और रो एक्लोन में कन्वर्ट करके बेसिस बना लेना है। तो देखो इसने क्या कर रखा है, इसने बोला है कि स्टैंडर्ड बेसिस जो है आपके R3 के वो ले लिए इसने स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 एंड ये तो दो इसने और दे रखे हैं वेक्टर्स, और ले लिए इसने। अब ये वेरीफाई करना है कि ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है।
0 1 2 जो दो इसने दिए हैं 1 0 0 सब ले लिया इसने। ए बी सी की वैल्यू निकाल दो, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया तो बेसिस बनेगा। एक्सटेंड मतलब उन सेट ऑफ वेक्टर्स को एक्सटेंड करना है बेसिस बनाने के लिए। तो आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड बेसिस ले लिए, फिर आपने एक ऐसा सेट बना लिया जो दो वेक्टर दे रखे होंगे तो ऐड कर लिया, साथ में उसके अंदर स्टैंडर्ड बेसिस भी ऐड कर दिया। वेरीफाई करना है कि ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है बेसिस तो ही बनेगा ना, स्पैन तो करेगा ही। अब पहले हम पहले तीन वेक्टर अगर उठाए 1 0 0 इसने उठाया, चेक करते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है नहीं, वो हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट तो वही हो गया एक्सटेंडेड सेट। अगर वो नहीं होता तो दूसरा चेक करते हैं स्टैंडर्ड बेसिस पर, फिर तीसरा चेक करते हैं, इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11, अगर एक सब स्पेस है W ऑफ R4 इन वेक्टर से जनरेट हो रहा है, तीन वेक्टर है तो तीन वेक्टर दे रखे हैं आपको, अपनी चार टप्पल के अंदर चार ही टप्पल चाहिए, चार एलिमेंट्स ही चाहिए अभी, बेसिस और डायमेंशन ढूंढना है, तीन गिवन है तो एक कम से कम एक तो चाहिए होगा, है ना। तो बेसिकली अगर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो इनकी एक ऐड और करना है, तो इसको कैसे ऐड करेंगे। देखो पहले तो हमने रो एक्लॉन मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करा और हमने देखा जो दो आपके आ रखे हैं, दो बेसिकली जो दो आपके ऊपर बेसिस आ गए उसको एक्सटेंड करना है। इसका मतलब जो आपके जो चार तीन दे रखे हैं ना, इसमें से दो तो क्या है आपके लीनियरली डिपेंडेंट, एक ही निकला इसमें से, तो 1 -2 5 -3 दो एक्लॉन से, दो और ऐड करने हैं। तो हमने जो दो निकले हैं वो ले लिए, साथ में हमने क्या ले लिए, स्टैंडर्ड बेसिस ले लिए दो, उनके साथ इसको कंबाइन करके देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट डिटरमाइन द बेसिस ऑफ रो स्पेस फॉर द मैट्रिक्स, फाइंड द डायमेंशन। मैट्रिक्स दे रखी है, एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दो बेसिस आ जाएंगे इसके ऊपर वाले, मतलब रो एक्लॉन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये एक बार सीख लेना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ढूंढनी है भाई, वेक्टर स्पेस दे रखा है, एक सेट ले लो, रूट होगा इसमें, ठीक है। डायमेंशन ढूंढनी है इसकी, कुछ भी नहीं है इसमें, तो हम लिखेंगे बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा देंगे, आ जाएगा। बेसिकली रो एक्लॉन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, मैं ये आपको देखना पड़ेगा, तो सारे क्वेश्चन से हो जाएंगे कि इसमें आपके एग्जाम्पल्स कितने हैं इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल 8 है, एक एग्जाम्पल 11 है, एग्जाम्पल 12, तीन एग्जाम्पल है रो एक्लॉन, आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी होंगे, तो इसलिए रो एक्लॉन में कैसे कन्वर्ट करते हैं अगर वो थोड़ा सा सीख लेना, इन क्वेश्चन को अगर बार बार प्रैक्टिस भी करोगे ना तो समझ में आ जाएगा कौन से क्या ऑपरेशन लगाए, मतलब रटना नहीं है, एक बार समझ के कर लेना इसको, रो एक्लॉन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाकी ये हो गया है आपका 2.3। नेक्स्ट 2.4 छोड़ दो तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बट मैं फटाफट से इसको दिखा देती हूँ क्या है। देखो आइडेंटिकल स्पेसेस, आइडेंटिकल स्पेसेस दो अगर मैं वेक्टर स्पेस लूँ, मान लो एक मैं ले लूँ V, एक मैं ले लूँ W, डायमेंशन इनकी सेम है, आइडेंटिकल तब बोलेंगे जब ईच इज अ सबस्पेस ऑफ अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के सबस्पेस है। फिर एक थ्योरम दे रखी है इसमें, आइडेंटिकल बेसिकली डायमेंशन ऑफ लीनियर सम, डायमेंशन ऑफ लीनियर सम 2.22 थ्योरम है, पेज नंबर 2.52 पे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देख लो जरा क्या बोला है इसने। अगर W1 W2 दो सब स्पेस है एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V के, तो जो W1 प्लस W2 की डायमेंशन है वो किसके इक्वल होगी, W1 की डायमेंशन प्लस में W2 की डायमेंशन माइनस में W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन की। देखो डायमेंशन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक करो कि सबसे छोटा सब स्पेस कौन सा होगा। इस केस में अगर जो इसमें दे रखा है एग्जाम्पल W1 W2 दे रखा है, W1 इंटरसेक्शन W2 दे रखा है, तो छोटा कौन सा होगा, W1 इंटरसेक्शन W2। अब W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस और डायमेंशन हम लेट करके चलेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, उसमें क्या करना होगा डायमेंशन वाले क्वेश्चन। फिर एक्सटेंशन थ्योरम लगाएंगे और हमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करके बेसिस बना सकते हैं W1 W2 की, इस तरह से करना है। मान लो इसकी डायमेंशन हमने मान ली n और एक S वेक्टर ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट है S सेट ले लिया U1 U2 से UN, और ये हमने ले लिया इसका बेसिस। अब S जो है वो सबसेट है W1 का, और S एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी है, तो उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सटेंशन थ्योरम। तो हमने एक A सेट ले लिया इसके अंदर एलिमेंट डाले U1 U2 से UN तक, और V1 V2 और तो अगर मैं एक ए सेट की रेट मान लो इसमें
फिर V1 और VM तक ले ली, बेसिस ले लिया W1, तो डायमेंशन W1 की क्या हो गई, L प्लस में M हो गई अब, है ना, क्योंकि ये बेसिस अगर W1 का है, डायमेंशन क्या होता है, बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, L प्लस M हो गया। सिमिलरली हम S को एक्सटेंड कर सकते हैं W2 की बेसिस बनाने के लिए, एक B सेट ले लो, ठीक है, उसको इस तरह से लिख दो, तो W2 की बेसिस क्या हो जाएगी, L प्लस M। अब प्रूफ क्या करना है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू L प्लस M प्लस L प्लस N माइनस में L, यानी कि L प्लस में M प्लस N, ये प्रूफ करना होगा। हमें शो करना है W1 प्लस W2 की डायमेंशन ये है, L प्लस में M प्लस में N, तो हमने ये दिखाना है। तो एक सेट S1 ले लिया और S1 में हमने एलिमेंट्स ले लिए L प्लस M प्लस N फॉर्म में इतने सारे। अगर मैं दिखा दूँ कि S1 बेसिस है इसका, तो उसकी डायमेंशन N प्लस L प्लस N हो जाएगी। तो हमें क्या दिखाना है कि जो S1 है वो बेसिस है, यानी कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और वो क्या है W1 प्लस W2 को स्पैन करता है। ये दिखाई लो जैसे हमें पिछले रख के आए हैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा बड़ा है बट ठीक है, इतना कुछ नहीं है। एग्जाम्पल 1 देखो, 2.3 के बाद वाला, शो दैट द सबस्पेस स्पैन्ड बाय दिस एंड सबस्पेस स्पैन्ड बाय दिस आर आइडेंटिकल। तो भाई आपको जो V1 और V2 वेक्टर दे रखे हैं, अच्छा V1 वेक्टर लो, V1 वेक्टर को W1 W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो और A B की वैल्यू निकालो। V1 को हम W1 W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, फिर V1 वेक्टर को हम फिर V2 वेक्टर को हम W1 W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाएंगे, यानी कि V1 और V2 दोनों W1 W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। सिमिलरली हम W1 W2 को लीनियर कॉम्बिनेशन में V1 और V2 के लिख के दिखा देंगे, ये भी प्रूफ करना है। नेक्स्ट एग्जांपल 2, शो दैट द मैट्रिक्स A एंड B आर सेम कॉलम स्पेस। सेम कॉलम स्पेस यानी कि अगर हम A और B को एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमें सेम कॉलम्स मिलेंगे। सेम रो स्पेस में वो लिखा होगा तो सेम, मतलब अगर A और B को एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सेम रो मिलेगी। तो A और B के सेम कॉलम्स भी चेक करना है, तो हम A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज निकालेंगे एंड देन उसको एक्लॉन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब रो स्पेसेस ऑफ A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज सेम है, तो कॉलम स्पेस A और B के सेम होंगे। मतलब अगर A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज की रो सेम है तो A और B के कॉलम सेम है, तो A और B के एक कॉलम सेम दिखाए हैं तो A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज की रो सेम दिखा देते हैं, ठीक है। फिर थ्योरम डायमेंशन ऑफ लीनियर सम कर लेना इसको, देन डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम, ये थ्योरम है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। तो जो इससे पहले वाली थ्योरम अभी हमने पढ़ी है डायमेंशन ऑफ लीनियर सम, इसके अंदर उसको दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ लेना, इतना कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस, छोड़ सकते हो इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट भी नहीं दिख रहा। एंड एग्जाम्पल्स देख सकते हो, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। सिर्फ एग्जाम्पल 1 इंपॉर्टेंट है, लास्ट एक्सरसाइज अगर छोड़ भी दोगे तो कोई भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी, पर रीड कर लेना, है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है एक्सरसाइज करना, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2, मतलब फर्स्ट यूनिट में 1 2 3 चैप्टर है, अगर चैप्टर 1 पूरा और चैप्टर 2 के अगर 2.3 तक भी कर लो, मोर देन इनफ, ठीक है। दिस वाज ऑल। तो यूनिट 1 आपकी लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो गई, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में कर लेंगे।